Hello friends, this is CSCMA Debashish Goswami and I will be teaching you today securitization. Securitization carries a weightage of around 5 to 7 marks. 5 नंबर का एक क्वेश्चन थ्योरी में आता ही है, 2 नंबर का एक आपका MCQ भी आ जाता है कई बार, तो टोटल मिला के 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, आधे घंटे 40 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा सिक्योरिटाइजेशन कवर करा दूंगा। पर उसके पहले सिक्योरिटाइजेशन की कहानी को आप अच्छे से समझ लीजिए। सिक्योरिटाइजेशन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, जनरली बैंक्स होते हैं, कोई भी और भी हो सकता है, लेकिन जनरली कोई बैंक को आप एज्यूम कर लीजिए। जैसे आपका SBI बैंक, ये बैंक के पास ना बहुत सारे छोटे छोटे लोगों ने लोन लिया होता है ना, इंडिविजुअल्स ने बहुत सारा इनसे लोन लिया हुआ होता है। अब जैसे क्या होता है कि ये लोग धीरे धीरे करके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करते रहते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लेता हूँ मैं कि इन्होंने बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया हुआ है और करीब करीब मान के चलिए कि इन लोग इंटरेस्ट दे देंगे साथ ही साथ 14% के हिसाब से धीरे धीरे पे करेंगे। तो फिलहाल के लिए अपन एक रैंडम नंबर ले लेते हैं कि 70 करोड़ के आसपास का पे करेंगे इंटरेस्ट। क्लियर हो गया, यानी 70 करोड़ का इंटरेस्ट पे होगा बैंक को और 500 करोड़ का ऑब्वियसली आपका प्रिंसिपल जो है वो भी पे होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए कि ये जो लोन है ना वो 10 ईयर्स का है। ठीक है, अब बैंक ने तो इन लोगों को 500 करोड़ का लोन दे दिया। अब बैंक को जो ये पैसा मिलेगा धीरे 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 करके 10 साल के आसपास में मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि 10 साल में बैंक को पैसा मिलेगा, यानी बैंक का कहीं ना कहीं पैसा बीच में फंस गया। अभी बैंक के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन बैंक के पास ना और भी आते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। ये कौन है? पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर यानी ये वो लोग हैं जिनको लोन चाहिए, लेकिन बैंक इनको लोन नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि बैंक के पास पैसे ही नहीं है। बैंक सोचता है यार ये तो गड़बड़ वाली बात है यार, हम तो पैसा दे देंगे फिर कुछ महीने बैठ ही जाएंगे, ऐसे हमारा काम अटक जाएगा, हम क्या करें क्या करें क्या करें, हमको इनको भी पैसा देना है लेकिन हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अब अपन क्या करें। तो बैंक क्या करती है, एक SPV बनाती है। क्या बनाती है? SPV। SPV का मतलब क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या मतलब होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल। अभी जैसे कोई कंपनीज होती है जनरली, और ये एक ऐसी कंपनी होती है जो बैंक के बदले सारे पैसों को रियलाइज़ कराती है। क्या कराती है? पैसों को रियलाइज़ कराती है। गॉट इट। अब क्या होता है, ये बैंक अपने सारे लोन के डॉक्यूमेंट्स को SPV को भेज देती है। बैंक क्या करती है? लोन के डॉक्यूमेंट्स को भेज देती है। किसको भेज देती है? SPV को भेज देती है। जनरली कई बार क्या करती है, जो SPV होती है कुछ लमसम अमाउंट दे देती है बैंक को। जैसे टोटल इनको कितना रुपये आने वाला है? 570 करोड़ आने वाला है। लेकिन ये जो SPV बोलते हैं चलो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना तुमको एक बार में आज के आज मैं तुमको मान लो 450 करोड़ दे दूँगा। ठीक है, या मान लीजिए 450 नहीं 520 करोड़ दे दूंगा। ठीक है, 450 तो थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ पे बैंक को घाटा हो जाएगा। मैं आपको 520 करोड़ दे दूंगा। अब बैंक सोचता है कि यार एक तरीके से ठीक ही है ना भाई, मेरे पास पैसा आ जाएगा, ये 520 करोड़ फिर मैं किसको दे दूंगा? इन लोगों को दे दूंगा, फिर इनसे भी इंटरेस्ट कमाऊंगा तो मौजा ही मौजा हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास लोन के डॉक्यूमेंट आ गए। अब ये जो लोग हैं ना, ये लोग बैंक को पैसा ना देकर किसको पैसा देंगे? अब ये लोग पैसा देंगे किसको? स्पेशल पर्पस व्हीकल को। ये कलेक्ट कर लेगा उनसे पैसे। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी लगने लगता है कि भैया हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और हम धीरे धीरे पैसा रियलाइज़ भी कराएंगे, पर हम लोग के ऊपर ना ये बहुत बड़ा रिस्क हो गया एक तरीके का कि अगर पैसा नहीं आया तो हम ही डूब जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ सिक्योरिटीज़ लेकर आएंगे और उन सिक्योरिटीज़ को छोटे छोटे भाग में इन लोन्स के कोलैटरल में अपन बेच देंगे। यानी ये जो लोन है आपका, ये लोन के ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इन डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव करता है कि नहीं। तो जैसे ये जो डॉक्यूमेंट होगा अपन इसको बोलेंगे CDO। ये जो CDO होगा इसकी वैल्यू किससे डिटरमाइन होगी? इस लोन डॉक्यूमेंट से डिटरमाइन होगी। यानी कि अगर लोन का पैसा आते जाएगा तो CDO की जो वैल्यू होगी वो बढ़ते जाएगी, अगर लोन से पैसा नहीं आएगा तो CDO की वैल्यू घटते जाएगी, इस तरीके से। अब ये सारे ना इन्वेस्टर्स को इन लोग बेच देंगे कि इन्वेस्टर भाई साहब आप लोग हमें पैसा दे दीजिए, आप लोग क्या कीजिए, हम लोग को पैसा दे दीजिए और हम लोग आपको यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा ना, ये इंटरेस्ट हम आपको देकर
जाएंगे। तो फीडीओ की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। फीडीओ की वैल्यू कहाँ से जनरेट हो रही है? इन लोन डॉक्यूमेंट से। इन लोग जब ये पैसा देंगे, ये जो लोग हैं ना, ये लोग जब पैसा देंगे, ये जो लोग हैं ये लोग पैसा देंगे एसपीवी को, फिर ये एसपीवी क्या करेगा? ये एसपीवी पैसा देगा इन इन्वेस्टर्स को। क्या ये बात क्लियर हो गई एकदम अच्छे से? अब ये जो इन्वेस्टर्स, इनको भी डर लगता है कि भैया क्या मालूम हमारे पास जो पैसा है वो पैसा डूब जाए। तो ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इंश्योरेंस करा लेते हैं। कहाँ से इंश्योरेंस कराते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लेते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ के उनसे इंश्योरेंस करा लेते हैं। इसको बोलते हैं जनरली CDF। CDO का मतलब होता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट ऑब्लिगेशन। CDF का मतलब होता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। CDO का बेसिकली मतलब में ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है। ऑब्लिगेशन का मतलब ये जो एसपीवी है, ये एसपीवी इन्वेस्टर्स को पैसा देगी ही देगी जनरली। लेकिन ये जो CDF है, इसका मतलब है स्वैप। अगर मान लीजिए कि इन एसपीवी वालों ने अगर इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं दिया, ऐसे केस में इंश्योरेंस वाला दे देगा पैसा। किसको देगा? इन्वेस्टर्स को पैसा दे देगा। इसके बदले इन्वेस्टर्स क्या देंगे? इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देंगे। और यहाँ पे एस का मतलब स्वैप है, यानी अगर एसपीवी वाले पैसा नहीं दिए तो कौन पैसा दे देगा? इंश्योरेंस वाले। थोड़ा सा खिचर पिचर हो गया है, बट आई होप आपको एक थोड़ा आइडिया लग गया। तो सबसे पहला काम क्या होने वाला है? सबसे पहला काम होने वाला है कि बैंक क्या करेगा? लोगों को लोन दे देगा। ठीक है, फिर बैंक क्या करेगा? बैंक ये डॉक्यूमेंट्स दे देगा। किसको? लोन के डॉक्यूमेंट्स दे देगा। किसको लोन के डॉक्यूमेंट्स दे देगा? एसपीवी को दे देगा। एसपीवी क्या करेगा? एसपीवी इन लोगों को उसके बदले पैसे दे देगा, बैंक को उसके बदले पैसे दे देगा। बैंक की कहानी ख़त्म। अब एसपीवी क्या करेगा? एसपीवी छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बनाएगा जिसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। और इस डेरिवेटिव का नाम क्या है? CDO, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, और ये CDO वो किसको दे देगा? इन्वेस्टर्स को दे देगा। इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली उसके बदले क्या देंगे? एसपीवी को पैसा देंगे। और इन डेरिवेटिव के बदले इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ये पैसा कब मिलेगा? जब ये लोन चुकाने वाला आदमी, ये लोन लेने वाला आदमी अपना लोन देगा, उस समय बैंक वो बैंक को लोन दिया मान लीजिए, एसपीवी को लोन दिया मान लीजिए, एसपीवी के पास जब पैसे आ जाएंगे उसी पैसों से इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक की कहानी आई क्या आप लोग को समझ? अब इन्वेस्टर्स को ऐसा डर लगता है कि क्या पता मेरा जो पैसा है वो मेरा पैसा डूब जाए। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी वाले को बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ, आप मेरी जगह को स्वैप कर लीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि एसपीवी वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे दे देगी। यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आई क्या? एकदम अच्छे से। अब देखिए क्या होता है। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी है वैसे। आई विल सजेस्ट यू टू वॉच अ मूवी। दिस मूवी इज़ कॉल्ड बिग शॉट। बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने मिलेगी तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आई होप मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है। यहाँ पे ना ये जो बैंक है, बैंक को हम कहते हैं ओरिजिनेटर, क्योंकि बैंक से ही सारी चीज़ें शुरू होती है। तो देखिए सिक्योरिटाइजेशन का मतलब इन्होंने क्या लिखा है? सिक्योरिटाइजेशन इन इट्स वाइडेस्ट सेंस इम्प्लाई एवरी प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ बिजनेस रिलेशन इनटू अ ट्रांजैक्शन। मेरा बैंक के साथ जो रिलेशन था वो क्या था कि मैंने उनसे पैसे लिए थे, अब मुझे उनको पैसा देना है, पर अब मैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? ट्रांजैक्शन में। टू बी स्पेसिफिक इट रिलेट्स टू सेल ऑफ एसेट। एसेट क्या था यहाँ पे? लोन डॉक्यूमेंट एसेट था, तो वो उसका सेल हो रहा है। विच जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम इंस्टीट्यूशन दैट ओन्स देम। बैंक के पास होता है ये, टू अनदर कंपनी, और उस कंपनी को क्या बोलते हैं अपन? स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो बैंक ने एक ऐसा एसेट जिससे कि कैश फ्लो जनरेट होता, उसको बेच दिया। किसको बेच दिया? स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेच दिया। गॉट इट? एंड दैट हैज़ बीन स्पेसिफिकली सेटअप फॉर द पर्पस एंड द इशूइंग ऑफ नोट। और ये नोट क्या है? इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड। जैसे हमारे लोन में भी इंटरेस्ट था वैसे ही। दीज नोट्स आर बैक्ड बाय कैश फ्लो फ्रॉम द ओरिजिनल एसेट। लोन से इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को, ठीक है। बैंक को या एसपीवी को पैसा मिला, एसपीवी ने यही पैसा क्या किया? इन्वेस्टर्स को लौटा दिया। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर अपन बॉन्ड्स वगैरह को अगर अपन अंडरलाइंग सिक्योरिटी की तरह रख रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। और अगर अपन किसी और चीज़ को रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं एसेट बैक सिक्योरिटी। तो इन केस समझ लीजिए इसको ध्यान से, दो ही चीज़ हो सकता है सिक्योरिटाइजेशन, दो ही चीज़ों का हो सकता है, या तो एमबीएस या तो एबीएस। एमबीएस का मतलब क्या है? अगर बॉन्ड है, ठीक है, लोन वगैरह है, तो वो क्या हो जाएगा? एमबीएस। उसके अलावा जो भी है वो क्या हो जाएगा आपके लिए? एबीएस। क्लियर हो गया? एसेट बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन। आगे बढ़ते हैं चलिए।
ये सिक्योरिटाइजेशन बहुत समय से चल रहा है। वैसे तो 1929 में दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश हुआ था पहली बार, जिसको ग्लोबल क्राइसिस भी कहा जाता है। उसके बाद से बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो है ना वो धीरे धीरे करके सिक्योरिटाइजेशन की तरफ बढ़े, ताकि जो रिस्क है वो क्या हो जाए, कम हो जाए बैंकों का। 3 मेन रीज़न क्या होता है। फंडिंग द एसेट दैट इट ओन्स। अभी बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ था, सॉरी जो लोन डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे, उसका वो क्या करता, चार डालता। तो उससे अच्छा क्या है, उसने किसी को बेच दिया और उसको पैसा मिल गया। बैलेंस शीट कैपिटल मैनेजमेंट भी है। पैसा फंसा हुआ रहता तो आपका बैलेंस शीट अच्छा नहीं दिखता। अब कैश फ्लो आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। रिस्क मैनेजमेंट हो गया और क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। आगे आते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपन। पार्टिसिपेंट कौन होता है, ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर यानी हमारे केस में जो बैंक है ना, वो बैंक क्या है, हमारा ओरिजिनेटर है। ठीक है। फिर अरेंजर। अरेंजर कौन है, जो हमारा काम को हेल्प करता है। जैसे बैंक और एसपीवी के बीच में अगर कोई लिंक होगा तो उस लिंक का नाम क्या है, अरेंजर। ये अरेंजर जो होता है ना, जैसे अपना बिचौलिया होता है, ये बिचौलिया है समझ लो। ये बैंक और एसपीवी के बीच में ट्रांजैक्शन को स्मूथली कंडक्ट कराएगा। एसपीवी का मतलब तो मैंने बता दिया, ये ओरिजिनेटर से खरीदेगा, परचेज करेगा एसेट्स, और उसके बाद अपने हिसाब से उसको क्या करेगा, रियलाइज़ कराएगा। इन्वेस्टर्स भी मैंने आपको समझा दिए, वो लोग हैं जिन लोग एसपीवी में पैसा लगाएंगे। तो ये लोग हाई रिटर्न के लिए, हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए लोग क्या करते हैं, एसपीवी में पैसा लगाते हैं। सर्विसर क्या होता है, जो सारे रिसीवल को कलेक्ट करता है और एडमिनिस्टर करता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्विसर। यानी एसपीवी के अंदर एक ऐसा आदमी बैठा है जो जा जाके इन लोन्स को रियलाइज़ कराएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, सर्विसर। रेटिंग एजेंसी, ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये पागल नहीं है, ये ऐसी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आपके मूवी देखने के पहले रेटिंग देखते हो, ऐसे ये जो इन्वेस्टर बाबू लोग हैं ना, ये इन्वेस्टर बाबू लोग क्या करेंगे, पहले रेटिंग देखेंगे कि ये जो इन्वेस्टर है वो रेटिंग देखेगा। किसका रेटिंग देखेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रेटिंग देखेगा कि इन्होंने एसपीवी को कैसा रेटिंग दिया है। अगर ये रेटिंग AAA होगा तब जाके इन्वेस्ट करेंगे, अगर ये B होगा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे करके कैटेगरी रहती है। तो रेटिंग एजेंसी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है। आगे आते हैं अपन। इसके बाद है हमारा एनहेंसमेंट प्रोवाइडर। एनहेंसमेंट प्रोवाइडर यानी जैसे अंडर राइटर, डीलर, ये हमेशा पार्ट होते हैं हमेशा ट्रांजैक्शन के, ताकि पैसा लेना देना ये वो करना रहे, तो इनके थ्रू हो बहुत स्मूथली हो। रेगुलेटर यानी ऑब्वियसली बात है, हमारा जो सेबी है और ये सारे लोग हैं, ये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। एक एक्ट है सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट में भी एस का मतलब सिक्योरिटाइजेशन ही होता है। ठीक है। ये एक्ट्स वगैरह बने हुए हैं जिससे कि सुपरविजन वगैरह होता रहे। मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है। किस तरीके से प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। इससे भी ईजी स्टेप इन्होंने जो लिखा है ना, इससे भी बहुत ही ईजी स्टेप है, मैंने आपको समझाया है। पर ये स्टेप्स आप लोग को पढ़ना है, दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अगर मैं कोई टेस्ट लूँगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये प्रोसेस तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉब्लम क्या है, इसका कॉस्ट कई बार ना क्या होता है, कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन कॉस्ट ऑफ मेन स्ट्रीम फंडिंग, बट कई बार क्या हो जाता है, हाई प्रीमियम देना पड़ जाता है। हम लोग को कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ये बैंक क्या कर सकता था, जो पोटेंशियल जो लोन लेने वाले आए थे ना, पोटेंशियल जो लोन वाले लोग थे, उन लोगों को पैसा कहीं और से दे सकता था। ठीक है। जैसे मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेता और फिर ये इन लोगों को दे देता, पर ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 9% चार्ज करते, तो ये 11% से चार्ज करता, तो 2% तो कमाता बैंक। इससे अच्छा क्या है कि भैया वो अपने ही पैसों से इन लोगों को दे, तो फिर वो कितना भी कमा सकता है कि नहीं। दूसरा, हाई इनिशियल पेमेंट करना पड़ता है एसपीवी को। मैंने बताया था ना कि भैया इनसे ख़रीद लेगा और फिर क्या करेगा, 520 करोड़ वो उसको दे देगा। तो ये एसपीवी के लिए इशू है, एसपीवी के लिए इशू है, क्योंकि ये एसपीवी को यहाँ पे सीधा बहुत ही बड़ा सा अमाउंट रिलीज करना पड़ता है। क्लियर हुआ। इसके बाद एसेट लायबिलिटी मिसमैच का एक प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड ओनली इन एसेट बैक सिक्योरिटी, तो कई बार लोग मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में नहीं जाते। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कई बार ये अलाउ कर देते हैं, लेकिन कई बार अगर पेमेंट वगैरह स्किप कर दे, यानी अगर वो जो लोन जिसने लिया अगर वो पेमेंट ना करे, तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लास्ट, एज पर करेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट लीड्स टू अपफ्रंट बुकिंग ऑफ प्रॉफिट। ये जो बैंक है ना, ये बैंक क्या करेगा, खराब लोग को ना 500 करोड़ का लोन दे देगा, उसमें 70 करोड़ का इंटरेस्ट दिखाएगा, और ये क्या करेगा, एसपीवी से 520 ले लेगा। अब बैंक तो आज़ाद हो गया। अगर ये लोन अच्छे नहीं है, अगर पुअर क्वालिटी लोन है,
तो पुअर क्वालिटी लोन होने की वजह से ये जो है एसपीवी है, एसपीवी यहाँ सफ़र करेगा, क्योंकि पैसे तो अब इसको उठाने, इसको निकालने। चलिए अब एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। सीडीओ आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इट इज़ अ कंसोलिडेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड इनकम एसेट। जैसे आपका लोन है ना, लोन से आपको लगातार इंटरेस्ट आते रहते हैं, फिक्स्ड इनकम एसेट जैसे हाई यील्ड डेट वगैरह को साथ कुछ इक्विटी वगैरह को भी मिला देते हैं, और फिर जिसका मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। तो ये जो सीडीओ होता है ना, सीडीओ के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्लास होते हैं, ए क्लास, डबल ए क्लास, ट्रिपल ए क्लास, ऐसे कर करके बहुत अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ का ये बंडल होता है। क्लियर हुआ? अब अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी होते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट, पे थ्रू सर्टिफिकेट। ये दोनों जो है ना, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट है। पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होता है, पेमेंट टू इन्वेस्टर डिपेंड अपॉन द कैश फ्लो। कैश फ्लो आएगा तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, यानी पास करेंगे, जितना पैसा हमको आया हमने आपको दे दिया। पे थ्रू यानी मल्टीपल मैच्योरिटी स्ट्रक्चर होगा, कभी आपको 6 महीने में, कभी कोई मांगेगा तो 1 साल में, कोई मांगेगा तो 4 साल में, ऐसा करते करते हम आपको देते रहेंगे पैसा। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एज पर योर रिक्वायरमेंट अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड होता है, और अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड में हम अलग अलग टाइप से आपको पेमेंट करते रहेंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ फिक्स, कि भैया फिक्स डेट है, यहाँ पे आपको पैसा दे देंगे हम। लेकिन ये पास थ्रू सर्टिफिकेट में फिक्स नहीं है, हो सकता है किसी महीने में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, आपको ज़्यादा मिल गया, किसी महीने में कम इंटरेस्ट आया, आपको हमने कम दिया। फिर होता है प्रिफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या होता है, ये इशू होता है सब्सिडरी कंपनी का अगेंस्ट द डेट ऑफ पेरेंट कंपनी। तो पेरेंट कंपनी इशू नहीं करती, वो किसके थ्रू इशू कराती है, सब्सिडरी कंपनी के थ्रू इशू करवाती है। एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर का मतलब क्या होता है, कमर्शियल पेपर भी ना बड़ी बड़ी कंपनियां रिलीज़ करती है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जो पैसा होता है उन लोग भी सिक्योरिटाइजेशन करते हैं, उसको बोलते हैं एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर। इंटरेस्ट ओनली में आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल ओनली में सिर्फ आपको प्रिंसिपल मिलेगा। इनके बस आपको नाम पता होने चाहिए। 2008 का जो क्राइसिस है, 2008 के क्राइसिस के ऊपर मूवी बनी है बिग शॉट, शायद आपको एक बार में समझना है, पर 1-2 बार देखिएगा, आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, डन। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू सो मच।